हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा थर्ड वीडियो है इस मैराथन सीरीज का। अगर आपने इसके पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप यूजीसी नेट लॉ के जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं, काफी लोगों को उससे हेल्प मिली है, तो आप भी वो जाकर देख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, हम वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर हम आपको आज ये भी बताने वाले हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जब एग्जाम में आप बैठे और आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम बस तुक्का मार के आ जाते हैं, जय माता दी करके या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके हम इस तरीके से तुक्का मार के आ जाते हैं। बट तुक्का नहीं मारना, एक अच्छा तुक्का कैसे मार सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आप एक बेहतर आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तब भी। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। बी, सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 held that section 124A IPC is not unconstitutional. C, state of NCT of Delhi versus Navjot Sandhu Afzal Guru is a case related to sedition. Muhammad Arif versus state of Delhi is also known as Mumbai terror attack case. E, waging or attempt to wage war or abating waging of war against the government of India is an offense under section 121 IPC. ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहां पर सही है। ABCD ओनली, BCDE ओनली, ABE ओनली या DE ओनली। फटाफट से आंसर बताइए। ड्रिल आपको मालूम है, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे, आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर करना है और फिर आपको प्ले करना है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए तो मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो है, आंसर C है। मतलब A, B और E ये तीन स्टेटमेंट्स जो हैं ये सही हैं, बाकी के जो भी स्टेटमेंट है वो गलत हैं। तो आइए देखते हैं कि कर कि कैसे सही हैं। तो ऑफेंस ऑफ सेडिशन जो है ये डिफाइन है 124A ऑफ आईपीसी में, ये बिल्कुल सही बात है। अभी आगे हम देखेंगे सेडिशन किस बारे में बात करता है, सेडिशन क्या होता है। देन बी जो केस है बात करता है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इस केस में कि जो सेक्शन 124A है जो आईपीसी का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी इसके बाद हम केस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देन थर्ड आता है स्टेट ऑफ एनसीटी, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बात करता है कि नवजोत साधु अफजल गुरु के साथ जो ये केस है ये सेडिशन पे केस है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है। अगर आपने स्पेशल ऑप्स करके एक मूवी आई थी, मूवी नहीं आई, सीरीज थी, के मेनन की सीरीज थी स्पेशल ऑप्स करके, तो इसमें जो है इन्होंने एक्चुअली बेसिकली ये किस चीज के ऊपर था, ये केस था आपका पार्लियामेंट्री अटैक के ऊपर। जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था ये उसके ऊपर केस है, ये सेडिशन के ऊपर केस नहीं है। तो इसको आप चाहे तो नोट्स बना ले, पीपीटी चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और इवन आप सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाके, द लीगल बेंच बार आप ये सर्च कर सकते हैं, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिकली जो है नवजोत साधु अफजल गुरु वर्सेस दिल्ली वाला जो है ये पार्लियामेंट्री अटैक केस के ऊपर, इसके ऊपर एक फेमस वेब सीरीज बनी है स्पेशल ऑप्स करके। देन डी वाला पॉइंट बात करता है मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज मुंबई टेरर अटैक केस। तो ये भी गलत इंफॉर्मेशन है। देखिए क्या होता है, मुंबई टेरर अटैक केस आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस है, इसके ऊपर भी काफी वेब सीरीज बनी है। इसमें आपको कुछ नहीं मालूम है तो आपको एटलीस्ट एक नाम तो मालूम होगा, जो कि है मोहम्मद आमिर कसाब का। काफी कुछ वेब सीरीज बन चुकी हैं, बहुत सारे इस पे मूवीज भी आ चुकी हैं। तो जो इसका जो केस का नाम है वो है बेसिकली मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब वर्सेस महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र 2012, ये केस था मुंबई टेरर अटैक केस का, तो आप चाहो तो साइड में इसको लिख सकते हो। अब हम आते हैं कि मोहम्मद आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीएलटी दिल्ली वाला ये केस फिर किस चीज पे था सर, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल बता देता हूं, ये जो केस था ये था आपका रेड फोर्ट अटैक केस। तो इनको आप लिख सकते हैं, रेड फोर्ट अटैक केस, ये 2000 का केस था। और ये वाला तो आपको मालूम ही है 2005 का केस है, पार्लियामेंट्री वाला जो ये मैंने बताया आपको। तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन आगे बढ़ते हैं ई वाला पॉइंट। ई वाला पॉइंट बात करता है वेजरिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर। तो अगर आपने सेक्शन 121 पढ़ा है, तो अगर आप सरकार के अगेंस्ट आप वॉर करने की कोशिश करते हो, या आप कोशिश कर रहे हो, या आपने वेज कर दिया है, वॉर छेड़ दिया है, या फिर आप उकसा रहे हो, वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आप 121 के अंदर पनिशेबल हो जाते हो। तो इसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है कि करना या फिर कोशिश करना भी ऑफेंस माना गया है। इवन अटेम्प्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था सेडिशन क्या होता है हम समझ लेते हैं, और ये केस में थोड़ा बहुत क्या हुआ था हम वो समझ लेते हैं। सो बेसिकली 124 ऑफ आईपीसी सेडिशन से डील करता है, और सेडिशन बात करता है कि जो कोई भी बाय वर्ड्स, या तो बोलकर या लिखकर या फिर साइन के माध्यम से या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर रहा है, यहां पर हेट्रेड फैला रहा है सरकार के अगेंस्ट, जो सरकार एस्टेब्लिश है बाय लॉ इंडिया में, बकायदा इलेक्शन होके सब कुछ सिस्टमैटिकली लॉ के थ्रू होके जो सरकार बनी है, आप उसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन, डिसलॉयल्टी, आप हेट्रेड फैला रहे हो, वायलेंस कर रहे हो कि जिससे सरकार को आप ओवरथ्रो कर सको, तो ये सब जो है सेडिशन के अंदर बुक हो जाएगा, और पनिशमेंट यहां पर एलआई या फिर 3 साल के आसपास जो है दी हुई है। तो बेसिकली ये आपका सेडिशन है, बात करता है 124 ए के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस में क्या हुआ था। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है सेडिशन से रिलेटेड। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली क्या हुआ था, केदारनाथ सिंह जो है इनको चार्ज किया गया था, इन्होंने कुछ स्पीच दी थी, कुछ हेट्रेड स्पीच दी थी, और कांग्रेस के खिलाफ, उस टाइम पे वो रूलिंग पार्टी थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने कुछ बोला था, और कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया था। तो बेसिकली उससे पब्लिक मिसचीफ और क्या होता है, अब इनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला कि ये वायलेशन है मेरे अधिकारों का, जो कि 19 आर्टिकल 19 आपको मालूम है। ठीक है, तो 19(1)(a) वगैरह ऐसा इन्होंने बोला कि ये जो मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, कि आप सेडिशन कैसे बोल सकते हो, क्योंकि ये तो मेरा अधिकार है, आर्टिकल 19 मुझे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली अपहेल्ड किया था डिसीजन, और ये बोला था कि जो 124A है ये किसी का वायलेशन नहीं करता, ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर आता है। जो आपने देखा होगा आर्टिकल 19 के अंदर रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाए गए हैं कि जहां पर पब्लिक डिसऑर्डर हो, ठीक है, तो ऐसे केस में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये भी बेसिकली इसी बारे में बात करता है कि जो ये केस है जो इनके ऊपर बोला गया, सेडिशन का केस लगाया गया, तो इन्होंने बोला कि वॉयलेटिव नहीं है, मतलब 124A ऑफ आईपीसी को इन्होंने बोला कि ये वॉयलेट नहीं करता आर्टिकल 19 को, और इन्होंने बोला कि जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर बात हुई थी। अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि इट डिटरमाइंड दैट द लॉ वाज कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड ये अप्लाई होता है रिटन या स्पोकन वर्ड्स जो कि क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को वायलेंट मीन्स से ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन जो कंडेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को इस एम से कि क्रिएट करना है पब्लिक डिसऑर्डर, आर परमिटेड टू डू सो एज लॉन्ग एज दे डू नॉट इंसाइट पीपल टू एंगेज इन वायलेंस वगैरह ना हो। अगर आप संतुष्ट नहीं है सरकार से, कोई सरकार की ऐसी पॉलिसी आई जहां पर आप खुश नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आवाज जरूर उठा सकते हैं, बट आप लोगों को नहीं भड़का सकते कि जिससे वो दंगे वगैरह करने पे आ जाएं। तो ये बेसिकली पब्लिक डिसऑर्डर ना हो, वायलेंस ना हो, इस चीज के लिए बात करता है। तो कोर्ट ने बेसिकली इसमें बोला कि जो सेडिशन है वो वायलेट नहीं करता आर्टिकल 19 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 बात करता है रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी लॉ अपीलाट ट्रिब्यूनल कैन बी कैरीड आउट इन कंसल्टेशन बाय, मतलब कुल मिलाकर बोला कि जो मेंबर्स हैं कंपनी लॉ अपीलाट ट्रिब्यूनल के, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला किसके कंसल्टेशन, तो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजेआई, चेयरपर्सन ऑफ अपीलाट ट्रिब्यूनल, ऑडिटर जनरल। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए एंड बी ओनली, ए बी सी ओनली, सी एंड बी ओनली, एंड ए बी सी एंड डी। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज, आंसर है ए, बात करता है कि ए एंड बी ओनली, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं क्या बात करता है। तो
तो बेसिकली क्या है जो आपका सेक्शन 417 है, हम यहां पर पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दूं, ये कंपनी लॉ के बारे में बात हो रही है। उसका जो सेक्शन है 417 बात करता है रिमूवल ऑफ मेंबर्स। तो रिमूवल ऑफ मेंबर्स कैसे किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करेगी सीजेआई से और रिमूव कर सकते हैं ये जो अपीलाट ट्रिब्यूनल है इसके प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर्स को। किन ग्राउंड्स पे, तो जो बेसिक ग्राउंड होते हैं, इंसॉल्वेंट हो गए या आपका कुछ इंटरेस्ट है उस चीज में, ठीक है, क्लैश हो गया, या फिर आपने कुछ मोरल टर्पिड्यूट केस वगैरह चल रहा है, तो इन केसेस, इन जो भी ये बेसिक जो रीजन होते हैं जहां भी हम अधिकतर पढ़ते हैं, तो उन कारणों से उन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली कैसे किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करेगी सीजीआई से और किया जा सकता है। तो इस सेक्शन को ध्यान रखिएगा, 417 ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क कर सकते हैं मार्क कर ले, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो उन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्ट ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स पर डिवोर्स लिया जा सकता है, किस एक्ट के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ऑप्शंस आपके सामने हैं, desertion, cruelty, consent obtained by force or fraud और deconversion to non-Hindu religion। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, A and B only, B, C and D only, A and C only and A, B and D only। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर डी। आंसर डी बात करता है आपका A, B and D only। ये जो है ये तीनों ग्राउंड सही हैं, बट C वाला जो है ये ग्राउंड सही नहीं है। तो देखिए आपका जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसका सेक्शन 13(1) ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको जरूर पढ़िएगा। एक मैं इसके ऊपर अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा जहां पर मैं ग्राउंड्स वगैरह पूरे प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। हम काफी कुछ हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भी वहां पर बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जहां से हमेशा बनते आए हैं और बनेंगे भी। तो कुछ ग्राउंड्स हैं जैसे कि अडल्ट्री, डिजर्शन, क्रुएल्टी, इंसैनिटी, लेप्रोसी, वर्नेबल डिजीज ऐसी कोई हो जाए तो ये ग्राउंड्स बनते हैं, कन्वर्जन, रिनंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड्स बनते हैं जहां पर जो स्पाउस है वो छोड़ के जा सकता है, मतलब डिवोर्स ले सकता है। डिजर्शन क्या है, डिजर्शन मतलब अगर कोई छोड़ के चला जाए, ठीक है, पति पत्नी को या पत्नी पति को छोड़ के चली जाए, तो ये एक बेसिक ग्राउंड बनता है डिवोर्स का कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप डिवोर्स ले सकते हो। क्रुएल्टी मतलब कि फिजिकली या मेंटली, ठीक है, फिजिकली या मेंटली, ठीक है, या तो मारना या मेंटली ऐसा पीड़ित करना, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है क्रुएल्टी की आप डिवोर्स ले सकते हो। देन डी की नॉन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, पति या पत्नी कन्वर्ट हो जाते हैं कोई दूसरे रिलीजन में, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। बट कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और फ्रॉड ये कोई ग्राउंड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई इवन कोई बीमारी हो जाए सामने वाले को, ऐसी कोई जानलेवा या कंटेजियस बीमारी हो जाए तो तब भी डिवोर्स लिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 13, मार्क माय वर्ड गाइस, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 बात करता है अंडर मुस्लिम लॉ डिवोर्स बाय कॉमन कंसेंट इज नोन एज, मतलब डिवोर्स जो है दोनों की कंसेंट हो, वो ऐसे डिवोर्स को क्या कहा जाता है, तलाक, ए तविद, खुला, लियान, मुबारत। ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी, सी एंड डी, ए एंड बी ओनली। फटाफट से इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज, देखिए मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, आपको मालूम है ड्रिल की वीडियो पॉज करना है, फिर फटाफट से अपना आंसर लिखना है और फिर वीडियो को प्ले करना है, राइट। तो राइट आंसर जो है आपका वो है आंसर बी, बात करता है बी एंड डी ओनली, मतलब जो आपका ऑप्शन है खुला वर्सेस मुबारत, तो ये दोनों जो हैं ये डिवोर्स जो है यहां पर बाय कॉमन कंसेंट है। तो आइए समझते हैं क्या मुबारत मतलब होता है फ्रीइंग वन अनदर म्यूचुअली, मतलब दोनों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें डिवोर्स चाहिए और एक दूसरे को फ्री कर देते हैं, ये बेसिकली मुबारत है। तो आप इसको मुबारत को आप इज इक्वल टू म्यूचुअली भी लिख सकते हैं कि ये म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप याद करने की ट्रिक हो सकती है। देन हम बात करें कि डिफरेंस क्या है खुला डिवोर्स एंड मुबारत डिवोर्स में, क्या डिफरेंस है। तो खुला में क्या होता है कि जो वाइफ है वो चाहती है डिवोर्स लेना और वो इनिशिएट करती है, राइट, वो इनिशिएट करती है, जबकि मुबारत में दोनों स्पाउस जो हैं वो सेपरेशन चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2020 में, ये क्वेश्चन आया था आपका, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इन ऑप्शंस पर क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है वो पूछ लें कि मुबारत क्या है,
क्या ये डिवोर्स है या डिवोर्स का ग्राउंड, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, आई होप क्लियर होगा। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं और आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू हो, तो गाइस प्लीज अगर आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 बात करता है कंप्यूटर नेटवर्क मींस द इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस थ्रू। ऑप्शन आपके सामने हैं, यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस। बी, अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट। सी, एनी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड अदर हायर स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। डी, all input output processing storage. E, terminal or a complex consisting of two or more interconnected computers or communication device. आंसर बताइए फटाफट से। राइट आंसर जो है आपका वो है आंसर डी। जिन लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन मालूम होगी वो आराम से इसका उन्होंने आंसर दे दिया होगा। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसका सेक्शन 2K1 का जे जो है बात करता है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ये कार्टून नेटवर्क नहीं है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। तो कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या, कुछ नहीं किया इन्होंने, जो डेफिनेशन है उसको दो पार्ट में बांट दिया। यहाँ पर ए वाला जो है और एक ई वाला है। समझाने ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब ऐसा जिसको इंटरकनेक्टेड है वो एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम है। कम्युनिकेशन डिवाइस किसके जरिए, सैटेलाइट के जरिए, माइक्रोवेव लाइन, वायरलेस। तो बेसिकली आपको क्या करना है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं आईटी एक्ट पर, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बड़े ही 2-3 वीडियो में मैंने पूरा आईटी एक्ट वहां पर समअप किया हुआ है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 आपको इस तरीके के काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहां पर आपको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाइए, या तो सेक्शन होता है या फिर केस लॉज होते हैं जहां पर आपको ईयर बताना होता है, राइट। तो मैं आपको भी बताने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब नहीं भी बने तो हम किस तरीके से अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो, अगर सेक्शन वाले क्वेश्चन आए जहां पर उन्होंने पूछा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो ये कुछ चीजें इन्होंने बोली हैं इसको सेक्शन वाइज जमाओ। क्या है ऑप्शन, एक बार देख लेते हैं। Who are competent to contract, effect of mistake as to law, what agreements are contracts, and D है agreement in state of marriage is void। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। सो फटाफट इसका आंसर करें, एंड द राइट आंसर इज आंसर सी। आंसर सी बात करता है CABD। तो ये इसका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सेक्शन वाइज। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नहीं बनेगा तो फिर तो आप लोग जो करते हो कि जय माता दी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो वैसा नहीं करना है, ठीक है। एक बेहतर तुक्का कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। बट जैसे कि यहां पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सेक्शन मालूम होने चाहिए। अब ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपको चारों के सेक्शन मालूम हो, आपको एक या दो के सेक्शन भी मालूम है ना, तो आप जमा सकते हो और आप एटलीस्ट एक या दो उनको एलिमिनेट कर सकते हो। सपोज करो फॉर एग्जांपल मुझे ये मालूम है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में, और बाकी के भले ही से मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो मेरे को मालूम है कि हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ये किस सेक्शन की बात करी जा रही है, ये बात की जा रही है सेक्शन 11, ठीक है। और सपोज करो मुझे मालूम है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 10 है, ठीक है। तो ये मुझे दो मालूम है, बाकी के मुझे नहीं मालूम। तो मैं कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं? सबसे पहले जैसे कि मैं देखूंगा कि जो सी है, सी यहां पर देखो आप, या तो सी होगा या ए होगा। तो अब मुझे पहले ही मालूम है कि ये सी मेरा सेक्शन 10 है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि बी और डी आंसर नहीं हो सकते। पहले मैंने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मैंने इन दो को एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, ए और सी। तो अब मुझे मालूम है पहला सी है, दूसरा ए है। अब क्या करें सर, अब बताओ आप, क्योंकि ये सेक्शन 10 और ये सेक्शन 11, CA। अब क्या करें, अब डी और बी में से तो हमें मालूम ही नहीं है। तो वही बोल रहा हूं, अब आप क्या कर सकते हो, अब भले ही से आप जय माता दी कर लो या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ कर लो, उससे क्या होगा, एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो सकता है। बट सोचो, अगर आप इस तरीके से नहीं हो, डायरेक्ट ABCD में से मारते तो कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होती कि आपका आंसर सही होता। एटलीस्ट यहां पर 50% प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसमें भी एक और तरीका बताता हूं, अगर यहां पर भी आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना कि ये किस सेक्शन के आसपास है, तो भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो इजीली, राइट।
अगर थोड़ा भी आपको आइडिया है कि ये वाला पहले हो सकता है क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं मालूम है, बट स्टिल आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। तो ध्यान रखिएगा गाइस, ये एलिमिनेशन मेथड वगैरह यूज करके, और इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर मैं प्रॉपर समझाऊंगा और भी कि कैसे किया जा सकता है एलिमिनेशन, वीडियो नहीं, मेथड के थ्रू। आंसर आपका सी है, इसको मैं बता देता हूं। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 11 में, जो कि बात करता है कॉम्पिटेंट कौन है, तो उन्होंने बोला जो साउंड माइंड का व्यक्ति है और जो डिसीजन ले सकता है, रेशनल जजमेंट वगैरह कर सकता है। देन इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ जो है ये आपका सेक्शन 21 है। देन एग्रीमेंट्स, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो सब आपको देखने को मिल जाते हैं कि वो लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, फ्री कंसेंट हो, ये सब चीजें सेक्शन 10 में बात की गई हैं। और इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो वॉइड होगा, ये आपका सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है। हाँ, माइनर का अगर एग्रीमेंट है तो वो वॉइड नहीं है, बट एक्सेप्ट माइनर अगर कोई रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज का एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड घोषित किया जाएगा। तो ये बेसिकली है, तो इस हिसाब से आप जमाएंगे इसमें, तो आप जमा ले सी, ए, बी और डी, इस तरीके से जम जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7, एक बात और गाइस, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड पसंद आई हो या आपको नहीं मालूम हो, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें थोड़ा सा और इसको समझाइए, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए जिससे हम और बेहतर समझ सकें। क्योंकि मेरे पास ऐसी कई मेथड्स हैं जिनके थ्रू आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता या थोड़ा बहुत एक आध कुछ पॉइंट मालूम है, बाकी नहीं मालूम है, आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, या फिर एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक बेहतर तुक्का लगा सकते हो, उसको आप इस तरीके से कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 बात करता है असर्शन रीजन। काफी क्वेश्चंस देखे जाते हैं आपके यूजीसी नेट लॉ के पेपर में जहां पर असर्शन और रीजन के ऊपर काफी बात की गई है, तो इसको समझते हैं क्या है। असर्शन पहले दिया हुआ है, द रूल मेकिंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, रीजन क्या है? रीजन बात करता है कि ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फियर और फेयर। ऑल राइट, तो बेसिकली क्या है, यहां पर उन्होंने एक असर्शन दिया और उसका उन्होंने रीजन बताया, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि असर्शन रीजन सही है और क्या रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। अगर ऐसा है तो ए आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बी हो जाएगा। सी और डी बात करते हैं कि ए सही है आर गलत, डी बात करता है कि ए गलत है आर सही। तो फटाफट से अपना आंसर बताइए। सो आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। मैं राइट आंसर बता देता हूं, राइट आंसर है आपका आंसर डी। आंसर डी बात करता है कि ए गलत है और आर सही है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अगर आपने, अब ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, अगर आपने पढ़ा है आर्टिकल 145 जो कि बात करता है रूल ऑफ कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? रूल ऑफ कोर्ट के बारे में। तो ये क्या बात करता है कि जो रूल मेकिंग पावर है सुप्रीम कोर्ट की, कि वो किस तरीके से कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रेगुलेट करना, या जो प्रोसीजर है कोर्ट का वो किस तरीके से होगा, वो सब्जेक्ट टू लॉ है जो कि पार्लियामेंट बनाती है, मेड बाय। तो ये आपका गलत हो जाता है। यहां पर अगर नॉट को हटा दिया जाए, कोर्ट इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये सही हो जाता। बिकॉज यहां पर नॉट है तो ये गलत है। आर्टिकल 145 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब आते हैं रीजन के ऊपर। अब ये तो समझ में आ गया असर्शन गलत है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि ए और बी तो हमारे आंसर कभी हो ही नहीं सकते। अब सी और डी में से आ जाएं तो ए तो ट्रू है नहीं। अगर आप देखोगे ना, अब यही होता है, कई स्टूडेंट्स क्या होता है, असर्शन पढ़ लिया, समझ लिया, उनको क्लियर है, बिल्कुल मालूम है आर्टिकल 145 क्या करता है, बट फिर भी वो रीजन पढ़ने पर टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप लोग? अगर असर्शन गलत है तो हमें क्लियर कट समझ में यहीं पर आ गया कि आंसर क्या होगा, बट स्टिल चलो रीजन भी पढ़ लेते हैं। ओनली एन इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही प्रोटेक्ट कर सकती है इंडिविजुअल के अधिकार को, बिगर डरे बिगर कोई फेवर करे। तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। सबको मालूम है कि हाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है, उसको कोई रूल नहीं करता इस तरीके से, ठीक है, उसको किसी का डर नहीं है, राइट। तो ये रीजन सही है, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 बात करता है इंडिकेट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर्स ऑफ द फॉलोइंग केसेस एज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये केसेस किस किस ईयर में
पास किए या किस किस ईयर का कौन सा केस है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, अब हर क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा नहीं होता, ये आप सुन लीजिए, मार्क माय वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हर क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा नहीं होता। इन क्वेश्चंस में आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि बट ऑब्वियसली हर केस का आपको ईयर शायद नहीं मालूम होगा, एक दो भी नहीं मालूम होंगे तो आप इसको थोड़ा सा जमाने में प्रॉब्लम हो सकती, बट वहीं पर अगर आपको मालूम है एक दो तो आप उसको फिर भी अपने हिसाब से इस क्रोनोलॉजिकल में एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको बताई उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर वही है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बट श्योरिटी फिर भी थोड़ी सी कम रहेगी, अनटिल एंड अनलेस आपको एग्जैक्ट मालूम हो कब कौन सा किसका ईयर है। केएम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जैसे जैसे कि मैं अगर बताऊं तो मुझे एक मालूम है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, हाँ ये 1960-61 के केस है, जो कि इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई थी, इसलिए आपको भी मालूम होगा। रुस्तम मूवी जो थी अक्षय कुमार की, इसी के ऊपर बनी हुई थी, ठीक है। तो अब आप किस तरीके से पहुंच सकते हो इसके आंसर तक, तो जैसा एलिमिनेशन मेथड मैंने बताया उसके थ्रू आप पहुंच सकते हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे ना चल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो इस तरीके के जो कि बिल्कुल ही नहीं आते, फिर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ और अच्छे से टाइम देके इसको समझो। इसका आंसर जो है आंसर सी है, बात करता है DABCE, तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा कौन सा क्या ईयर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं, जैसे कि असर्शन रीजन हो गया, वैसे ही कि मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, राइट। तो कौन सा केस में क्या हुआ था या कौन सा प्रिंसिपल आया था, ये इस तरीके के केस है। अब यहां पर भी मैं आपको बताता हूं कि जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको नहीं मालूम है एग्जैक्टली आंसर, या आपको एक या दो के ऑप्शन मालूम है बट आपको चारों में नहीं मालूम कि किसमें कौन सा क्या है, तो इसमें कैसे आंसर लेके आ जा सकते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। लेट्स सी, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करता है चार आपके सामने, लिस्ट 1 में दिया हुआ है नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और नर्वस शॉक। लिस्ट 2 बात करता है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ग्लेक्सो कॉर्पोरेशन वर्सेस म्यूर, बॉर्नहिल वर्सेस यंग। ये आपके ऑप्शंस है, फटाफट से इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि इसको कैसे किया जाना चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके आंसर ले आए होंगे। राइट आंसर जो है मैं बता देता हूं आपको, राइट आंसर है आंसर सी। अब आंसर सी किस बारे में बात करता है, 3 1 2 4। देखो अब समझो, अब मान के चलो कि अभी हमने आंसर नहीं देखा है, राइट। अब हम समझते हैं, कि आपको भी मालूम है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया काफी इंपॉर्टेंट केस है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इसके बारे में सुना होगा। और मुझे जैसे कि ये दो केस मालूम है, सपोज मुझे मालूम है कि हाँ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर जो है इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि ये फॉरेन का कॉन्सेप्ट है, राइट। उसके बाद हमारा जो है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से जो है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस आया था। अब अगर मुझे ये मालूम है तो मैं सबसे पहले ऑप्शंस में बिठाऊंगा कि क्या ये इससे आंसर निकल रहा है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मुझे मालूम है बी का एक है, तो मैं देखूंगा कि बी का एक कहां पर आ रहा है। तो मैंने देखा कि बी का एक ये और एक ये, तो इससे एलिमिनेशन हो गया दो ऑप्शंस का, कि बी और डी तो हो ही नहीं सकते। देखिए गाइस, एक और चीज श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का है, ये पहले श्योरिटी होनी चाहिए। तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब बनता है ए और सी। अब मान के चलो कुछ भी नहीं मालूम, तो आप फिर भी अगर तुक्का लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी 50% है ऑप्शन सही होने की, ठीक है। अब मान के चलो एक और मालूम है, जैसे कि मैंने बताया एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ये एमसी मेहता वाला है। तो अब देखते हैं हम, सी का जो है 2 है, तो क्या सी के 2 में कहीं, देखो ये बैठ गया सी का 2, और कोई ऑप्शन है भी नहीं ऊपर वाला, तो आपका आंसर निकल के आ गया। बट मान के चलो आपको नहीं मालूम होता, तो आप ए और सी में से भी अगर आप तुक्का लगा दे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फिर भी एक बेटर फ्लूक है, कि आप का प्रोबेबिलिटी 50% है एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो या जय माता दी करके आपने हाँ चलो बी जय माता दी सी, ऐसा करोगे तो कुछ भी नहीं होना, एग्जाम में फेल ही होना है। बट एक बेहतर तरीके से अगर आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट चांस, मतलब प्रोबेबिलिटी ये है कि फिर भी आपका आंसर सही हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं। तो बेसिकली यही इसका मुझे आपको बताना था एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, और इसको हम समझते हैं कि क्या बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझते हैं। तो अब मैं बात करूं रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है, इसके पहले क्या होता था। अब देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और यहां पर मैंने ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली मैंने आपको समझाया है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्योंकि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है, इसमें एक्चुअली एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था,
ठीक है, इसको फेमसली इसको कहा जाता है ओलियम गैस लीक केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 को क्या कहा जाता है फेमसली, ये किस उससे नाम से जाना जाता है, ओलियम गैस लीक केस। हम इसमें नहीं जाएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या केस के अंदर, हम बेसिकली बात करते हैं कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी ये क्यों पैदा हुई इस केस के अंदर। देखो अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में पहले डिफरेंस समझते हैं। देखो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बात करती है कि आपने अगर कुछ ऐसा किया तो आप लायबल तो होगे, बट कुछ डिफेंसेस दिए गए हैं यहां पर कि आप बच सकते हो, डिफेंसेस कह लो, आप उसको एक्सेप्शन कह लो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर कुछ क्या दिए गए हैं यहां पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है यहां पर कुछ एक्सेप्शंस की बात करती है, जहां पर अगर आपने किसी को हार्म पहुंचाया, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी जनरेट हो रही, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, बच सकते हो, तो आप यहां पर नॉट लायबल हो जाओगे। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में यहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई अब ये मॉडर्न वर्ल्ड है, तो अब जो है कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व होने चाहिए, मॉडिफाई होने चाहिए, तब आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी आया। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है ये क्लियर कट आपको नाम से समझ में आ रहा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई डिफेंसेस नहीं। अगर आपके कुत्ते ने किसी को काटा, आपके डॉग ने किसी को काटा, आपके ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएगी। फर्क नहीं पड़ता कि हमने तो पूरा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए थे, हमने वॉल वगैरह भी थी, सब था, बट वो कूद के चला गया, फर्क नहीं पड़ता, यू विल बी एब्सोल्यूट, आप मतलब लायबिलिटी आएगी आपके ऊपर, आपको कंपनसेशन वगैरह देना होगा। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है, नो डिफेंस नो एक्सेप्शन। और यही बेसिकली यहां फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है, देखो कुछ अलग नहीं है, बस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में से अगर आप एक्सेप्शन को माइनस कर दो तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी निकल के आ जाता है। अब हम वापस से एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। तो ओलियम गैस लीक केस ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर से 2-3 एमसीक्यू आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला तो फेमसली इसको किस नाम से जाना जाता है, ओलियम गैस लीक केस। हिस्टोरिक केस है इंडियन जुडिशरी के उसमें, और एमसी मेहता जो है ये बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बट कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा इंडिविजुअल को, एब्सोल्यूट लायबल होगा उसके एक्ट के लिए। तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज इक्वल टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस एक्सेप्शन। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस एक्सेप्शन का डिफरेंस है बेसिक अगर हम देखें तो, राइट। देन इट इज बेस्ड अंडर दिस प्रिंसिपल दैट जो डिफेंडेंट है उसको डिफेंस वगैरह नहीं मिलेगा। ये वही सब बातें हैं, क्योंकि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वहां पर आप डिफेंस ले सकते हो, वहां पर कुछ डिफेंसेस दिए हुए हैं जहां पर आपका फॉल्ट है बट फिर भी आप बच सकते हो। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर द भोपाल गैस लीक केस, आप सभी ने सुना होगा उसके बारे में, काफी लोगों की जान गई थी और बहुत से लोगों को डिजीज होती रही, उनकी जनरेशन को डिजीज होती रही। ठीक है, तो काफी कुछ कंपनसेशन भी दिलवाया था, इसीलिए एक अर्जेंट नीड थी कि डेवलप किया जाए रूल को अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, कि डिफेंडेंट जो है बच ना सके, एस्केप ना कर सके लायबिलिटी से। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो रूल जो इन्होंने लाए ये वाइडर है विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स जो कि रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में था। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि कोई भी इंटरप्राइज एंगेज है, ऐसा काम कर रही जो कि हजार्डस है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, तो उससे अगर किसी को भी कोई हार्म होता है, भले ही से आपने सब प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, किसी भी तरीके से गलती हुई, तो आप जो एंटरप्राइज है एब्सोल्यूट लायबल होगी कंपनसेट करने के लिए उन सभी को जो कि उस एक्सीडेंट से अफेक्ट हुए हैं। ये बेसिकली बात करता है और यही मुझे आपको समझाना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पूरा पढ़ना चाहें पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बेसिकली वही लिखा हुआ है जो मॉडर्न वाली मैंने बात करी आपसे कि मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वो ओल्ड वर्ल्ड का लॉ है, अब नया मॉडर्न का, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हैं और उनके सेक्शन है कि ये कॉन्सेप्ट किस सेक्शन में से है या फिर ये सेक्शन जो है किस बारे में बात करता है। डेफिनेशन दी हुई है सॉरी, solitary confinement, act of a child under 7 years of age, communication made in good faith, act causing slight harm। और यहां पर सेक्शन है। अब देखो बेसिकली अगर आपको सेक्शन नहीं मालूम तो आप इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं कर सकते, फिर तुक्का ही लगाना होगा। ठीक है, बट एक इलाज है, क्या है चलिए समझते हैं, वही एलिमिनेशन मेथड। अब मान के चलो आपको मालूम है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो आपको मालूम है, आपको मालूम है कि चलो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सबसे पहले तो उसका आंसर दे दो यार, मैं अभी आंसर बता दूंगा तो फिर आप पहले फटाफट इसका मुझे आंसर बता दो।
तो आई होप कि आपने अभी तक आंसर देख लिया होगा, या देख लिया मतलब आपने निकाल लिया होगा। राइट आंसर जो है इसका आंसर है आंसर ए, मतलब 3, 4, 2 और 1। तो ए का 3 है, तो ए का जो है आपका ये 3 है, बी का जो है आपका 4 है, ओके, सी जो है आपका ये बात करता है आपका सेकंड वाला, और डी जो है वो आपका 1 है। तो अगर मुझे मालूम है सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो क्या मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं? चलिए देखते हैं। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे कि बताया यहां पर सेक्शन 73 में बताया हुआ है, ठीक है, कठोर कारावास, राइट। तो नॉट कठोर कारावास, जो कि वो होता ना तो जैसा कि हमने देखा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है सेक्शन 73 के अंदर दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं यहां पर कि ए थर्ड में, देखो अब यहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर एक ही होस में दिया हुआ है थर्ड और बाकी में नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी सी डी मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है इनके सेक्शन। अगर मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मालूम है तो मेरा काम बन गया, मेरा आंसर निकल आया। बट सपोज मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं मालूम, मुझे मालूम है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, ये सेक्शन 82 में दिया हुआ है। तो बी का 4, तो बी का, अब यहां पे भी बी का 4 कुछ नहीं है, तो इजीली निकल गया। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें ज्यादा कुछ सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, मतलब आपको अगर एक सेक्शन मालूम है फटाफट लगा के देखो और हो सकता है कि उस एक से ही आपका आंसर निकल जाए, जैसे कि इस केस में हुआ, राइट। अगर नहीं होता तो हम फिर देखते, चलो फिर क्या होता, 2 एलिमिनेट होते, 2 निकल के आते, तो फिर उनमें हम फिर और कोशिश करते कि अगर एक आध सेक्शन हमको मालूम है तो हम उसको निकाल सकते। बट अगर नहीं मालूम है तो फिर जैसा कि मैंने बताया लास्ट ऑप्शन तो तुक्का ही बचता है, बट वो होता 50% प्रोबेबिलिटी वाला कि आपका आंसर सही हो सकता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी मेथड हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है हमने डिस्कस की, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया नहीं आया, कि आप अलग से कोई वीडियो चाहते हैं। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके कारण आपको इस तरीके की अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके गाइस, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।